हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। चलिए जी, आपका रिवीजन क्लास के अंदर, अगली रिवीजन क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिन टॉपिक्स की रिवीजन करने जा रहे हैं वो जिस चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये चैप्टर पहली बार मई 2024 में आ रहा है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इन सीए फाइनल ओनली, तो इसे सीए फाइनल में ही पढ़ाता था मैं। और अब बस अब जब इंटर के अंदर आया है तो आप में से जो नवंबर में बैठे थे तो उनके लिए चैप्टर एक अजूबा होगा, एक नई चीज होगी। बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कहूँगा जो आपका नेगोशिएबल गया है उससे तो कई गुना आसान चैप्टर है ये, ठीक है ना। चले तो लेट अस स्टार्ट द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सबसे पहली बात, पहले हुआ करता था फेरा, जिसको हटाकर फेमा लाया गया। फेरा एक बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव एक्ट था जो कि फॉरेन एक्सचेंज को यूज करने ही नहीं देता था कहीं, परंतु फेमा कहता है जब जरूरी हो तब यूज करो, ना हो तो नो मत करो। यानी कि फेरा तो हर जगह रेस्ट्रिक्शन लगाता था, बट फेमा ने बड़ा अच्छा किया कि इसने सारी ट्रांजेक्शन्स को जो फॉरेन एक्सचेंज में होती है इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ट्रांजेक्शन को नाम दिया क्यूएट और एक को नाम दिया कैट। क्यूएट मतलब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैट माने तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि नॉर्मली अलाउ होती हैं जब तक कि इन पे रेस्ट्रिक्शन ना हो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जहां जो अलाउ ही नहीं होती हैं, ठीक है ना। इनके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जिन डेफिनेशंस में से मेरे पास सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज सी की है। सेक्शन 2 क्लॉज सी मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसलिए है क्योंकि ये बताता है ऑथराइज पर्सन, और ऑथराइज पर्सन की महानता ये है कि यही वो व्यक्ति है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि चंदूलाल अलवाई के पास जाओ और उसे कहो 2 समोसे ले, डॉलर में पेमेंट ले ले। ऐसा नहीं हो सकता कि ले रूबल में पेमेंट ले ले, नहीं। आप फॉरेन एक्सचेंज का यूज नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए नहीं कर सकते, और अगर किसी के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज डील करना भी चाहते हो तो वो व्यक्ति का ऑथराइज पर्सन होना जरूरी है। तो इसलिए ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बताता है कौन कौन फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है। इसमें सबसे पहले बात करता है ऑथराइज डीलर्स की। ऑथराइज डीलर्स मतलब कि बैंक्स। कौन? बैंक्स, ठीक है। दूसरा, मनी चेंजर्स से। जैसे आप विदेशों में घूमने जाते हो तो नॉर्मली मनी चेंजर से करेंसी लेके जाते हो कैश में। बैंक्स आपको कैश में नहीं देते, बैंक तो आपको फॉरेक्स कार्ड वगैरह इशू करते हैं, कार्ड्स वगैरह में इशू करते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह दे देते हैं, बट मनी चेंजर आपको कैश में देता है, ठीक है। तो फिर तीसरा ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, यानी कि जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड बैंक्स की यूनिट है ना, दे आर कॉल्ड एज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। इसके अलावा भी कोई भी और पर्सन जिसे कि ऑथराइज किया गया है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर जहां पे आप विदेशों से पैसा वगैरह मंगवा सकते हो, तो ये सब ऑथराइज पर्सन हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चले। अब इनका भी मैंने एनालिसिस कराया था, ज्ञान के लिए मैंने बताया था, आप सबको कॉपीज में आपकी बुक्स में लिखवाया था। ऑथराइज डीलर दो तरीके के हो सकते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। फिर मनी चेंजर दो तरीके के हो सकते हैं, एफएफएमसी, आरएमसी। वो सब ज्ञान के लिए ध्यान रखना, वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जरूरी है, बट फिलहाल ऑथराइज पर्सन के लिए इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरी अगली ट्रांजैक्शन आती है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया के बाहर लेके जाना। इंडिया के बाहर लेके जाना क्या? कोई भी गुड्स, ओके। फिर कोई भी सर्विसेज जो इंडिया के बाहर आप रेंडर कर रहे हैं वो भी एक्सपोर्ट्स में आता है, यस। फिर हमारे पास अगली डेफिनेशन काफी रेलेवेंट है, कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? हर वो ट्रांजैक्शन जो कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटी, आप इंडिया के रहने वाले हो, यानी कि आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, और आपकी कोई एसेट्स और लायबिलिटी अगर आउटसाइड इंडिया ऊपर या नीचे जाती है, देन दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दोबारा बोलो, अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी एसेट्स को या लायबिलिटी को, इंक्लूडिंग द कंटिजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, किसी व्यक्ति जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है उसको ऑल्टर करते हैं। दोबारा बोलता हूं, आप अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैं और अगर आपकी एसेट्स या लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग अ कंटिजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, ऊपर नीचे होती है, ऑल्टर होती है, तो इसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। विदेशों में मैंने प्रॉपर्टी ली, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। विदेशों से मैंने लोन लिया, लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की एसेट्स और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी। अब इसका उल्टा कर दो,
इसका उल्टा किया तो क्या बना, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और एसेट और लायबिलिटी इन इंडिया। तो यानी कि अगर मान लीजिए एसेट इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी ऑल्टर होती है, ऊपर नीचे होती है, तो फिर इसे भी हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। बट एक बात पे गौर करो, जब मैं बात कर रहा हूं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की, तो बात हुई है एसेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी। बट जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा हूं तो बात हुई है एसेट और लायबिलिटी इन इंडिया, बट यहां पर वर्ड कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। बेशक नहीं है बट फिर भी, बेशक नहीं है बट फिर भी ये जो है ना कंटिजेंट लायबिलिटी इन इंडिया, इसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि कैट में जाके पढ़ेंगे, कैट के अंदर ये आएगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आगे आइएगा, मेरी अगली डेफिनेशन है करेंसी की। करेंसी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगी ये डेफिनेशन, बट फिलहाल करेंसी में हर तरीके की करेंसी, लाइक करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर्स। मनी ऑर्डर्स नहीं होते थे पहले, मनी ऑर्डर आया जी, ट्रेन डाकिया लेके आता था, वो चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक क्या होते हैं? अगेन जब आप विदेशों में जा रहे हो, आजकल चलते नहीं है, खैर आजकल फॉरेक्स कार्ड आ गए हैं अब। और होता क्या है कि जब विदेशों में आप जा रहे हो तो विदेशों में मान लीजिए आपको लेके जाने हैं $3000 लेके जाने हैं, $3000 ले जाने हैं, मगर आपको डर है कि कोई आपका पर्स न छीन ले, तो आप क्या करोगे, एक ट्रेवलर्स चेक, एक डॉक्यूमेंट बनवा लोगे और वहां पर चले जाओगे। मान लीजिए थॉमस कुक, ये सबसे फेमस था ट्रेवलर्स चेक इशू करने में। थॉमस कुक के ऑफिस में जाओगे यूएसए में, इनको कहोगे जी $3000 मेरे डॉक्यूमेंट पे लिखे हुए हैं, मुझे उसमें से $500 निकाल के दे दो। थॉमस कुक आपको $500 निकाल के दे देगा। ठीक है, ऐसे ही फिर जरूरत पड़ेगी कैश की $800 की, तो $800 निकाल के दे देगा। तो जैसे ही थॉमस कुक के ऑफिस में जाओगे आप, वो थॉमस कुक उसको रिडीम करता रहेगा $3000 को, और आपके ट्रेवलर्स चेक को देख देख कर आपको करेंसी इशू करता रहेगा। इसे ट्रेवलर्स चेक कहते हैं। आजकल चलता नहीं है ये, क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड वगैरह ही आ गए ना। चलिए, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट भी इसके अंदर आता है। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को गारंटी दे रहा है कि चिंता मत कर, ये अपना ही बंदा है, चिंता मत कर। भाई नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्टर हूं और इंपोर्टर बैठा यूएसए में। अब इंपोर्टर ने कहा पोपली साहब मुझे गारमेंट्स चाहिए। ठीक है, तुझे गारमेंट्स चाहिए, बात तो अच्छी है, परंतु मुझे डर है कि मैंने तुझे गारमेंट्स दी और बाद में तूने ना पेमेंट ना की, तो मैंने इंपोर्टर को कहा कि एक गारंटी लिखवा के दे अपने बैंक से मेरे बैंक को। तो उसके बैंक ने, यानी कि यूएसए का जो बैंक है, उसने इंडियन मेरे बैंक को एक गारंटी दी कि चिंता मत करो, मेरे यहाँ का जॉन आपके यहाँ के पोपली को पेमेंट करेगा, अगर नहीं की तो पेमेंट मैं करूंगा। जब बैंक ने बैंक को गारंटी दी, जब बैंक ने बैंक को गारंटी दी, तो ये दिल का जो नाता जुड़ा है, इसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। चलिए, फिर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो ये सब कुछ क्या करेंसी में आते हैं? हाँ जी, ये सब करेंसी है। पेपर के लिए ज्यादा रेलेवेंट डेफिनेशन नहीं है, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी सब इसका पार्ट है। करेंसी नोट, करेंसी नोट का मतलब क्या होता है? एक तो नोट ही हो गया, और इसमें कॉइन्स वगैरह, बैंक नोट वगैरह सब कुछ इंक्लूड होते हैं। चलिए, मेरे लिए अगली जो डेफिनेशन बहुत रेलेवेंट है वो है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। बहुत रेलेवेंट डेफिनेशंस में से एक है ये, मगर सबका बाप अभी आएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो सबसे रेलेवेंट होगी, जिस पे से मुझे लगता है 99% जब सवाल बनेगा तो उसके ऊपर जरूर बनेगा। ठीक है ना। चलिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती है? देखो जी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब पहले तो कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। इतनी बात क्लियर? दोबारा बोलो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब इसमें इंक्लूड होता है, अच्छा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होता है क्या? पहला, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो भी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेशन में पेमेंट कर रहे हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और अदर करंट बिजनेसेस, सर्विसेज एंड शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज जो आप अवेल करते हैं बैंकों से, लाइक कैश क्रेडिट, लाइक ओवरड्राफ्ट, लाइक डिमांड लोन, ये भी सब के सब क्या कहलाते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटी नॉर्मली हम 1 साल तक शॉर्ट टर्म लेते हैं, बट फेमा के अंदर मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का, जिसके अनुसार हम 6 महीने तक शॉर्ट टर्म लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म में चला जाता है। तो 6 महीने तक शॉर्ट टर्म का मतलब है 6 महीने फेमा के अंदर, प्लीज मेक श्योर। ठीक है, तो दोबारा बोलता हूं, अगर मान लीजिए, पहली बात, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब जो कैट नहीं है वो क्यूएट है। मैंने अभी सबसे पहले जब इसका ब्रीफ दिया तो मैंने कहा क्यूएट और कैट में क्या फर्क है? कैट वो ट्रांजैक्शन है जो कि नॉर्मली अलाउ नहीं होंगी जब तक कि आरबीआई की परमिशन ना आ जाए, और क्यूएट वो ट्रांजैक्शन होंगी जो कि नॉर्मली अलाउ होंगी जब तक कि इन पर रेस्ट्रिक्शन ना हो।
तो हम क्यूएट समझ रहे हैं, क्यूएट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और इसके अंदर इंक्लूड होगा क्या क्या इंक्लूड होगा, पेमेंट जो कि आप करते हो इन रिलेशन विद द फॉरेन ट्रेड, मतलब जो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो या फिर अदर करंट बिजनेसेस, अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, वो सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज भी आएंगी। और आगे बढ़ते हैं फिर कहता है पेमेंट ड्यू एज कनेक्शन विद द लोन। अच्छा, लोन कौन सा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, नहीं बताया, तो चाहे लॉन्ग टर्म लोन पे भी अगर इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर ही आएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए विदेशियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट पे आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, टीडीएस काट के डिविडेंड दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी क्यूएट कहलाएगा। देखो ना, आपने विदेशों से लोन लिया, लोन लेने के बाद आज इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, क्या उस पर रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए? तो कौन विदेशी आपको लोन देगा अगर रेस्ट्रिक्शन लग गई? तो नहीं लग सकती रेस्ट्रिक्शन। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती तो फ्रीली अलाउ है। यस, फ्रीली अलाउ है, तो मतलब क्या हुआ, क्यूएट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि जो फ्रीली अलाउ है वो क्यूएट है, जिन पे रेस्ट्रिक्शन है वो कैट है, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्यूएट है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड, विदेशों ने इंडिया में पैसा लगाया, आज उस पर डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम वो कमा रहे हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दूं? नहीं, कौन देगा फिर इन्वेस्टमेंट इंडिया में? तो इसलिए वो फ्रीली अलाउड है, फ्रीली अलाउड है तो वो क्यूएट है, ठीक है। नेक्स्ट, आपके माता पिता, स्पाउस, बच्चे बाहर रहते हैं तो उनके लिए आप पैसा विदेशों में भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, भेजो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। फिर आप फॉरेन ट्रेवल पे जा रहे हैं, फॉरेन एजुकेशन मेडिकल पर्पज से जा रहे हैं, जाओ जाओ, क्यूएट है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ जाओ। हालांकि अभी थोड़ी देर आगे चल के बात करेंगे कि कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस डलना शुरू हो जाएंगी, बट फिलहाल यहां तक बताइए जी, कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे। तो ये हमारा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर यहां पर कुछ एग्जांपल्स से, जो एग्जांपल्स जरूर करना, ये पॉसिबल है कि एज इट इज वो एग्जांपल आपसे पूछ ले। हाँ जी, एन इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। मशीन कहां से आ रही है? यूके से, बट फैक्ट्री कहां पर है? इंडियन रेजिडेंट है, अपनी फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कर रहा है, मतलब इंडिया में ही कर रहा होगा, ठीक है। हाउएवर अंडर फेमा, क्योंकि ये तो नहीं लिखा विदेशों में मशीन लेके जा रहा है, विदेशों से मशीन आ रही है, रेजिडेंट इंडिया में है तो इंडिया में आ रही होगी। अच्छा, एसेट कहां पे बढ़ी? इंडिया में। लायबिलिटी कहीं है? नहीं, वो तो पेमेंट हो गई। तो जब एसेट इंडिया में बढ़ी, लायबिलिटी कहीं है नहीं, तो बेशक एक कैपिटल एसेट आ रही है। अब इनकम टैक्स वगैरह से देखो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, बट फेमा में क्या एसेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑल्टर हुए? नहीं, तो फिर ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज क्यूएट ओनली, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, और क्या है? कोई भी नहीं। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, सेकंड, an Indian resident import machinery from a vendor in UK for installing in his factory on a credit period of 3 months। अब क्रेडिट पीरियड आ गया। अच्छा, मशीनरी कहां से आ रही है? यूके से, ओके। एज पर द अकाउंट एंड इनकम टैक्स देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ इंडियन इंपोर्टर टू द यूके वेंडर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने की लायबिलिटी है, बिल्कुल है, 3 महीने की लायबिलिटी हुई है। अच्छा, लायबिलिटी कहां पे हुई है? क्रेडिट पीरियड कहां पे बढ़ा है? 3 महीने का, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड बढ़ा है, तो क्या मैं कह सकता हूं शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज में आ जाएगा? ये शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी में आ जाएगा भाई। 3 महीने तक, मैंने कहा 6 महीने तक शॉर्ट टर्म बैंकिंग है, एंड क्रेडिट फैसिलिटी 6 महीने तक की क्रेडिट फैसिलिटी भी क्यूएट के अंदर आएगी। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी क्यूएट है? यस। अब देखो, मशीन विदेशों से आई है, लगता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट फेमा के अंदर ये क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। थर्ड आते हैं, कहता है जी, अच्छा, क्रेडिट पीरियड अगर 12 मंथ का हो तो ये दे रखा है कि मास्टर सर्कुलर कहता है आरबीआई का कि 6 महीने तक शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज कहलाती हैं। उसके बाद हाँ, एग्जांपल नंबर 3, एन इंडियन रेजिडेंट ट्रांसफर $1000 टू हिज एनआरआई ब्रदर इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट दे दिया, अब तो आपने गिफ्ट दे दिया, कोई आपकी एसेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया बढ़े या घटे? बताइए क्या हुआ, बढ़े या घटे? अगर आपने गिफ्ट दे दिया, भाई एनआरआई ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, और अगर आपने गिफ्ट दे दिया तो पैसा उसका हो गया, आपकी कोई लायबिलिटी बढ़ी नहीं, कोई एसेट भी नहीं बढ़ी, पैसा उसको गिफ्ट चला गया, तो फिर क्या ये कैट है? नहीं।
कि ना किसी ने किसी को कुछ देना है, ना किसी से कुछ लेना है, तो क्या ये भी क्यूएट है? यस, क्योंकि ये कैट नहीं है, ये क्यूएट ही है, ये क्यूएट ही है। ठीक हो गई इतनी बात भी। और आगे बढ़े। हाँ जी, फिर आता है जी फॉरेन करेंसी क्या होती है। इंडियन करेंसी को छोड़ दो, बाकी सारी करेंसी क्या कहलाती हैं? फॉरेन करेंसी कहलाती हैं। फिर आता है जी फॉरेन एक्सचेंज। डेफिनेशन बहुत ज्यादा ये भी रेलेवेंट नहीं है, बट एक बार फिर भी पढ़ के जाने वाली बात है, बड़े सिंपल से तरीके से समझना। क्या लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में? डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस। क्रेडिट एंड बैलेंसेस मतलब जो आपने पे करना है। डिपॉजिट्स, क्रेडिट एंड बैलेंसेस जो कि पे करना है किसमें? फॉरेन करेंसी में। वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। दूसरी बात, ड्राफ्ट, वो चेक ड्राफ्ट ये होते हैं ना वो। ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यहां पे भी सेम है बिल्कुल, देखो जी। ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डीटीएलबी। यहां पे फर्क देखो, एक्सप्रेस्ड मतलब लिखा गया है या फिर ड्रॉन हुआ है। एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन, यहां पर भी ड्रॉन इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी में लिखा गया है, बट पेबल होगा फॉरेन करेंसी में। ड्रॉन इन इंडियन करेंसी, बट जब पेमेंट होगी तो डॉलर्स में होगी या रूबल्स में होगी। डीटीएलबी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे इंडियन करेंसी में लिखा गया बट पेबल फॉरेन करेंसी में होगा। या फिर ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉन है बाय द बैंक्स, इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। इन्होंने लिखा है, इन लोगों ने लिखा है, बट पेमेंट किस में होगी? इंडियन करेंसी में होगी। उल्टा हो गया। तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कहलाते हैं। आंखें बंद करके रिकॉल करो, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आंखें बंद करो, रिकॉल करो। पहला, कोई भी डिपॉजिट्स, कोई भी क्रेडिट या बैलेंसेस जो कि पेबल है फॉरेन करेंसी में। फिर डीटीएलबी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉन है कहां पर? इंडियन करेंसी में, बट पेबल है फॉरेन करेंसी में। फिर ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉन है किसके द्वारा? किसी बैंक के द्वारा या पर्सन जो कि रिजाइड करता है आउटसाइड इंडिया बट पेबल है इंडियन करेंसी में। समझ आया? और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फॉरेन सिक्योरिटी। एमसीक्यू पर्पज से रेलेवेंट और कुछ नहीं है। हाँ जी, फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी हम प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर सिक्योरिटी की डेफिनेशन ऐड हुई है इस बार, ये सिक्योरिटी में क्या क्या आता है। बट अब हमारे यहाँ फॉरेन सिक्योरिटी पे, तो फॉरेन सिक्योरिटी में क्या क्या आता है भाई? वहीं से सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखोगे तो फॉरेन सिक्योरिटी की भी अपने आप बन जाएगी। केवल इसमें ये आएगा कि एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, बस। बाकी तो हमारी सिक्योरिटी की डेफिनेशन ज्यादा बड़ी है प्रोस्पेक्टस के अंदर, ये तो बहुत छोटी है। कैसे? फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या आता है? शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट। शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, अदर इंस्ट्रूमेंट, SSBDO, SSBDO, ठीक है। एंड इंक्लूड्स सिक्योरिटी, इसमें और भी वो सारी सिक्योरिटीज आएंगी जो कि फॉरेन करेंसी के अंदर लिखी गई हैं, बट वेयर द रिडम्पशन और एनी अदर फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज इंटरेस्ट और डिविडेंड इन इंडियन करेंसी। चाहे बेशक उन पे इंटरेस्ट वगैरह इंडियन करेंसी में पे किया जाता हो, मगर वो सिक्योरिटीज कैसी हैं? फॉरेन में हैं। फॉरेन सिक्योरिटीज हैं, मतलब फॉरेन सिक्योरिटीज है। फॉर एग्जांपल फॉरेन के आपके डिवेंचर्स हैं, फॉरेन के डेट इंस्ट्रूमेंट हैं, बट जब वो आपको पे करते हैं तो वो आपको इंडियन करेंसी में पे करते हैं, उन पे इंटरेस्ट इंडियन करेंसी में मिलता है, मगर क्योंकि वो फॉरेन डेट इंस्ट्रूमेंट है तो इसका मतलब वो फॉरेन सिक्योरिटी ही कहलाएंगी। तो फॉरेन सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा? शेयर्स हो गए, स्टॉक हो गए, डिबेंचर्स हो गए और बॉन्ड्स हो गए और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट हो गए, बट इसमें इंक्लूड होगा कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो बेशक फॉरेन सिक्योरिटी में एक्सप्रेस्ड हो, बट जिसका रिडम्पशन या जिस पे कोई इनकम वगैरह जब आती है, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो, वो पेबल इन इंडियन करेंसी है।
ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब विदेशों से कुछ इंडिया में लेके आना, ठीक है जी। फिर आता है इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी का मतलब क्या है? विच इज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन रुपीज बट डज नॉट इंक्लूड स्पेशल बैंक नोट एंड स्पेशल 1 रुपी नोट इशूड अंडर सेक्शन 28A ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये आजकल तो वैसे ही नहीं चलते ना, 1 रुपए का नोट कहां चलता है आजकल, तो इसमें स्पेशल बैंक नोट एंड स्पेशल 1 रुपी नोट इंक्लूड नहीं होगा। बैंक नोट क्या होता है? एक्चुअल में 1969 से पहले हर बैंक अपनी खुद की करेंसी इशू करते थे। जब इंदिरा गांधी ने सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था ना, तो ये उसकी बात हो रहा है। तो कहता वो इंक्लूड नहीं होगा, वो इंडियन करेंसी में इंक्लूड नहीं होगा। वो प्राइवेट करेंसी बैंकों की जो 1969 में चला करती थी, इलाहाबाद बैंक का अपना नोट, इसका अपना नोट, उसका अपना नोट, वो अब नहीं चलता। चलिए, तो फिलहाल करेंसी में क्या मतलब? विच इज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन रुपीज बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कोई स्पेशल बैंक नोट या 1 रुपीज नोट जो कि आरबीआई वगैरह के द्वारा इशू किए जाते हैं, वो यहां पर नहीं आएंगे। ये भी पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। पर्सन। पर्सन में कौन कौन आता है? हर वो व्यक्ति। ये तो डेफिनेशन मिलती जुलती है लगभग इनकम टैक्स की डेफिनेशन से। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, फर्म, कोई भी AOP और BOI, चाहे इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर के किसी भी क्लॉज में नहीं आया, लाइक ट्रस्ट, माता वैष्णो देवी ट्रस्ट, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट, ये सब। एनी एजेंसी, ऑफिस और ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। अब ये बात समझने वाली है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूं इन्फोसिस, इन्फोसिस के 5 ऑफिस हैं पूरे इंडिया में, तो इन्फोसिस का एक हेड ऑफिस है और 4 ब्रांच ऑफिस है, तो टोटल मिला के इन्फोसिस कितने व्यक्ति माने जाएंगे? हेड ऑफिस अलग व्यक्ति है, 4 ब्रांच अलग व्यक्ति हैं, तो टोटल मिला के 5 व्यक्ति माने जाएंगे। क्योंकि फेमा के अंदर आपकी ब्रांच, कोई भी आपकी ब्रांच है, कोई भी आपकी ऑफिस है, कोई भी आपकी एजेंसी है, वो सब पर्सन माने जाते हैं। सब पर्सन, अलग अलग पर्सन माने जाते हैं। तो इन्फोसिस के 5 ऑफिस मतलब 5 पर्सन हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। भाई साहब 99% चांस है कि इसमें से आएगा, डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा जो इसमें से बनना चाहिए 99%, और 1% चांस है कि शायद वो क्यूएट और कैट में से कोई एक उठाएगा। चलिए, और फिर एक क्वेश्चन जो बनना चाहिए वो इन डेफिनेशंस के अलावा बनना चाहिए, जो आपकी फर्दर सेक्शंस हैं। तो 2 क्वेश्चन इस पे फेमा पे बनने चाहिए। हाँ जी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पहले पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया करने से पहले बढ़िया रहेगा कि मैं अगर आपको पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बताऊं। देखो जी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब है वो व्यक्ति जो कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। तो मतलब कुछ भी जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। सेक्शन 2 क्लॉज W डेफिनेशन कहता है। अच्छा ध्यान रखना, अभी तक मैंने आपको कहीं भी फेमा में सेक्शन याद करने को नहीं कहा, पर मैं अब बड़ा ही, मैं कह सकता हूं इस वक्त मैं बड़ा ही क्या टर्म यूज करूं अपने लिए, जल्लाद बन रहा हूं, दुष्ट बन रहा हूं, या जो मर्जी आप वर्ड यूज करना चाहे कर सकते हैं। मैं वो बन रहा हूं कि जब मैं आपको ये कहने वाला हूं कि जब आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन याद करेंगे तो ना केवल आप सेक्शन बल्कि क्लॉज बल्कि पैरा तक भी जाएंगे। कांट हेल्प इट, करना ही पड़ेगा अगर प्रेजेंटेशन सही करनी है तो फेमा में। इस डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना। सेक्शन 2 क्लॉज B, सब क्लॉज I, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पहले कहता है मींस हर वो व्यक्ति जो कि इंडिया में रहता है मोर देन 182 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। हर वो व्यक्ति जो कि इंडिया में रहता है फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड, बट इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। दोबारा बोलो, हर वो व्यक्ति जो कि इंडिया में रहता है फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड। ओके, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया, इन आइदर केस किस लिए जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन यानी कि वोकेशन के लिए,
या फिर किसी भी और पर्पस से के लिए as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period. Oh. तो दोबारा बोलता हूं, पहली बात, पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट इसमें वो लोग नहीं आएंगे जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इंडिया से बाहर जा रहे हैं इन पर्पस के लिए। किन पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट इज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया। अक्षय कुमार को बाहर की कैटरीना कैफ पसंद आ गई और गाना गा दिया, मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद साथ है। समझ आया? चलिए, इस गाने के एक्स्ट्रा पैसे मैं नहीं लूंगा फिलहाल। तो सवाल उठा, अगर इन पर्पसेस से आप बाहर जा रहे हो, जिस दिन आपने भारत से बाहर कदम रखा, जिस दिन आपने भारत से बाहर कदम रखा, यू बिकम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं रहे, क्योंकि लिखा है बट डज नॉट इंक्लूड। जिस दिन आपने भारत से बाहर इन पर्पस से कदम रखा, दोबारा बोलो कौन से कदम है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट इज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं रहे, यू बिकम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब पैरा नंबर बी देखो जी, पैरा नंबर ए किसकी बात करता है? इंडिया से बाहर जा रहे हो। पूरा सेक्शन बोलो, सेक्शन टू क्लॉज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सॉरी क्लॉज आई, सब क्लॉज, अरे क्या गड़बड़ कर रहा हूं, सेक्शन 2 क्लॉज आई, पैरा ए, ठीक है। पैरा बी किसकी बात करता है? अब विदेशों से कोई इंडिया आ रहा है, पैरा बी विदेशों से कोई इंडिया आ रहा है। अब पर्सन जो कि इंडिया में आ रहा है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाएगा अगर वो इन 3 पर्पसेस के अलावा किसी पर्पस से आ रहा है। यानी कि इन 3 पर्पसेस से आ रहे हो तो आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाओगे। कब से? जैसे ही आप भारत की धरती पे कदम रखोगे आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। कौन से हैं 3 पर्पस? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट इज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अपना वो निकी जोनस, उसको प्रियंका चोपड़ा पसंद आ गई, वो यहां पर आकर घर जवाई बन गया, तो फिर इंडिया में ही रहना आया है। हाँ, समझ आया? अरे बोलो ना हाँ, ठीक है, क्लियर? तो अगर कोई विदेशों में है और विदेशों से इंडिया आ रहा है, इन पर्पसेस से आ रहे हो तो कदम रखते ही आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, बट इन पर्पसेस के अलावा आ रहे हो तो आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं बनोगे। और आगे बढ़ते हैं जी। फिर अब ये डबल आई, ट्रिपल आई, IV, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, बड़े रेलेवेंट है ये भी। डबल आई अच्छा, वैसे तो जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं इनके ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बुक में सॉल्व करवाए हुए हैं, बुक में जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन थे सारे, बट फिर भी इसके रिवीजन में मैं आपको जब इसके ऊपर लगभग फेमा के ऊपर टोटल मिला के 10 क्वेश्चन दूंगा, जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी कैटेगरी के 10 क्वेश्चन लगभग मैं फेमा के ऊपर आपको बना के दूंगा। उन 10 क्वेश्चन को कर लेना बस, उसके बाद फेमा में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि वो उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिलहाल सेक्शन 2 क्लॉज डबल आई क्या कहता है? सेक्शन 2 क्लॉज V सब क्लॉज डबल आई क्या कहता है? कहता है एनी पर्सन और अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब कोई भी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगा, कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP वगैरह जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो क्या मानी जाएगी? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। फिर सेक्शन 2 क्लॉज V सब क्लॉज ट्रिपल आई क्या कहता है? कहता है कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच, कोई भी एजेंसी इन इंडिया, इंडिया में किसकी? किसी भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की, PROI की अगर कोई ब्रांच, ऑफिस या एजेंसी इंडिया में है तो फिर वो भी क्या कहलाएगी? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। लास्ट सेक्शन 2 क्लॉज V सब क्लॉज IV क्या? कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस जो किसका है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का, कहां पर है? आउटसाइड इंडिया में।
यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन का या ब्रांच का या उसकी एजेंसी का अगर कोई ऑफिस वगैरह कहां आउटसाइड इंडिया है, किसी भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का अगर कोई ब्रांच, अगर कोई ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, तो वो भी क्या कहलाएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन एक बार रिकॉल करते हैं। देखो जी, एक है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू, जो कहता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया क्या है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। आई, सेक्शन 2 क्लॉज वी, सब क्लॉज आई इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करता है। सेक्शन 2 क्लॉज वी, सब क्लॉज डबल आई इंडियन कंपनीज या इंडिया में एस्टेब्लिश हुए बिजनेसेस की बात करता है। सेक्शन 2 क्लॉज वी ट्रिपल आई बात करता है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के जो ब्रांच, जो ऑफिस इंडिया में है उनकी बात करता है। फिर सेक्शन 2 क्लॉज वी, सब क्लॉज आई वी जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के ऑफिस ब्रांच आउटसाइड इंडिया है ये उनकी बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 क्लॉज वी, सब क्लॉज आई जो इंडिविजुअल की बात करता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कोई भी इंडिविजुअल तब माना जाएगा जब पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा है। बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे पैरा ए, पैरा बी। पैरा ए कॉपीज में या बुक में साथ देखते रहो। पैरा ए किस सिचुएशन की बात कर रहा है? जब इंडिया छोड़ के कोई इंडिया के बाहर जा रहा है। तो कहता है आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं रहोगे जिस दिन आप विदेशों के लिए कदम रखोगे, अगर आप 4 पर्पसेस से जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या फिर एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट इज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। ठीक है जी। अब आइए पैरा बी, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं रहोगे अगर आप इन 4 पर्पसेस के अलावा किसी और पर्पस से आ रहे हो तो आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं हो। 4 पर्पसेस, जहां पर आप इन 4 पर्पसेस से इंडिया आ रहे हो तो कदम रखते ही आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाओगे। कौन कौन से पर्पसेस हैं? अगेन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन एंड एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। तो ये हमारी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की पूरी डेफिनेशन है और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की पूरी डेफिनेशन है। तो ये हमारा डेफिनेशन फ्रंट खत्म होता है। लो जी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। अब मेरा अगला जो पहला सेक्शन आता है वो सेक्शन में मेरे पास सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 3। क्या आता है जी? सेक्शन नंबर 3। तो अब हम आते हैं अब मेन प्रोविजंस की तरफ। डेफिनेशंस करने के बाद ना तो मेरा अगला सेक्शन आता है, सबसे पहला सेक्शन है मेरा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बात करता है डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज की। जो इसकी मेन जो लाइन है ना वो पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है जी सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ये लाइन बड़ी कीवर्ड्स है। ये लाइन ना केवल सेक्शन 3 में है बल्कि सेक्शन 4 में भी है, तो इस बात का ध्यान रखना। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जो हम कह रहे हैं वही अप्लाई होगा, परंतु हाँ अगर इस एक्ट में, अगर इस एक्ट के अंदर रूल्स में, अगर इस एक्ट के अंदर रेगुलेशंस में या फिर कोई ऑर्डर पास हुआ हो आरबीआई के द्वारा, कोई जनरल ऑर्डर जो सबके ऊपर लगता है या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पास हुआ हो, तो इन सब में अगर कुछ और लिखा है तो वो अप्लाई हो जाएगा। मगर अगर कुछ नहीं लिखा, ना रूल में, ना रेगुलेशन में, ना एक्ट में, ना ही किसी ऑर्डर के अंदर, तो हम अप्लाई होंगे। ठीक है जी। तो इस सेक्शन 3 के वर्डिंग है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, रूल, रेगुलेशन मेड देयर अंडर और विद द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द आरबीआई। ये वर्ड ध्यान रखना। हाँ जी, क्या कहता है? नो पर्सन शेल, कोई भी व्यक्ति, सबके ऊपर रोक है क्या? कोई भी व्यक्ति डील नहीं करेगा या ट्रांसफर नहीं करेगा। ध्यान रखना, डील पे और ट्रांसफर पे दोनों पे रोक है। क्या? कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ले लो, फॉरेन सिक्योरिटी ले लो ना, आप किसी व्यक्ति को, मतलब किसी भी व्यक्ति से डील नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आप उसे डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हो। लॉ कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की पावर केवल ऑथराइज पर्सन के पास है। मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग केवल ऑथराइज पर्सन से कर सकते हैं। किसी ऐसे रेस्टोरेंट वाले या होटल वाले को आप डॉलर्स वगैरह में पेमेंट नहीं कर सकते।
ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट अच्छा, ये हर एक पॉइंट का एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, ये सीए इंस्टीट्यूट ने ही एग्जांपल दिया है, तो ध्यान समझने के लिए काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो ध्यान रखना। फॉरेन एक्सचेंज कहता है PROI कम टू इंडिया, मतलब पर्सन रेजिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया कम टू इंडिया और वुड लाइक टू सेल $1,000 टू हिज फ्रेंड। अपने दोस्त को कह रहा है कि ले मुझसे $1,000 ले ले और बदले में मुझे इंडियन रुपीज ले ले। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप किसी भी फॉरेनर से डॉलर्स वगैरह में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक हो गई इतनी बात। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कहता है आप किसी भी PROI के बिहाफ पर पेमेंट भी नहीं करोगे। आप किसी भी PROI के बिहाफ पर पेमेंट भी नहीं करोगे, मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरे चाचा जी इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आने के बाद अगर वो मुझे कहते हैं कि अमित मेरे रेस्टोरेंट का बिल दे दे, मेरी टैक्सी का भाड़ा दे दे, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आप PROI हो, मैं आपके बिहाफ पे पेमेंट नहीं कर सकता। गेटिंग इट? तो मैं आपके बिहाफ पर ये पेमेंट बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। थर्ड कहता है रिसीव अदरवाइज देन थ्रू एन ऑथराइज पर्सन, मतलब ऑथराइज पर्सन को छोड़ दो, ऑथराइज पर्सन के अलावा आपने अगर किसी से भी रिसीव किया है क्या, एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर विदेश में गया तो मेरे मोहल्ले में ही रहता है अमन। अमन के चाचा जी, जब मैं यूएस गया तो उन्होंने अमन को देने के लिए $1,00,000 मुझे दे दिए। क्या मैं रिसीव कर सकता हूं? नहीं रिसीव कर सकता। ध्यान रखना भाई, बिल्कुल रिसीव नहीं कर सकता। पेमेंट बाय या फिर ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर सकता, ना मैं उनके द्वारा ना उनके बिहाफ पर पेमेंट रिसीव बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हवाला ट्रांजेक्शन होती हैं। अगर मान लीजिए अमन के चाचा जी अमन को पैसा पहुंचाने चाहते हैं और मैं यूएस से मैं गया हूं, चाचा जी यूएस से में रहना चाहते हैं, तो चाचा जी को चाहिए था कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू अमन को पैसा भिजवाएं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे बैंक समझ के मुझे पैसा दिया है, मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूं, तो ये हवाला ट्रांजैक्शन है, जब बिना बैंकिंग चैनल के पैसे का मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, तो यहां पर हवाला ट्रांजैक्शन रोकने की कोशिश की गई है। फिर एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें सेल परचेज हो रही है इंडिया के अंदर। अच्छा, एज अ कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद द एक्विजिशन क्रिएशन ट्रांसफर ऑफ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। देखो जी, ऐसा है जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखवाया कि मान लीजिए इन्फोसिस के पास एक प्रॉपर्टी है यूएसए में। इन्फोसिस इस प्रॉपर्टी को अगर मान लीजिए रिलायंस को ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो फिर इन्फोसिस भी इंडिया है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रिलायंस भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। कितना अच्छा होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी का मूवमेंट, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है यूएसए की, तो एक दूसरे को आईएनआर में पेमेंट कर दो। भाई समस्या दूर हो जाएगी अगर आईएनआर में पेमेंट हो जाए, बट ये दोनों डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं। लॉ कहता है खुदा का खौफ करो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहां हो रही है? इंडिया में, यानी कि सेल परचेज इंडिया में हो रही है। बेशक एसेट आउटसाइड इंडिया है, बट ट्रांजैक्शन तो इन इंडिया, तो आपस में रुपीज में ट्रांजैक्शन करके निपटा दो इसे। ठीक है ना? तो अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप इंडिया में कर रहे हो, जिसके द्वारा या तो आप एक्वायर कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो कोई राइट किसी एसेट के अंदर जो कि आउटसाइड इंडिया है। समझ आ गई बात? चल सकते हैं आगे। तो फिर इसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? ये अलाउ नहीं है जब तक कि किसी एक्ट वगैरह में ना लिखा हो। फिलहाल यहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन भी दी गई है। अब ये एमसीक्यू पर्पस से पूछी जा सकती है, बस ध्यान रखना। तो इसलिए 2-3 बार जब पढ़ोगे ना तो ध्यान रहेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत वास्ट सी डेफिनेशन है, इसमें बहुत चीजें आती हैं। हमने तो केवल एक एग्जांपल लिया कि एसेट्स को ट्रांसफर करना, इसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है। देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मींस मेकिंग एनी पेमेंट टू, कोई पेमेंट करना, और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन, और रिसीविंग एनी पेमेंट फॉर बाय ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। देखो जी कितना कुछ आ रहा है। किसी को पेमेंट करना, किसी के लिए पेमेंट रिसीव करना, ड्रॉ करना, इशू करना, नेगोशिएट करना कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, या फिर ट्रांसफर करना कोई सिक्योरिटी, और एक्नॉलेज करना किसी डेट को। बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ। पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट पे करना, ड्रॉ करना, इशू करना, नेगोशिएट करना कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, और ट्रांसफर करना कोई सिक्योरिटी या एक्नॉलेजमेंट करना किसी डेट का। ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया कहलाती हैं अगर ये इंडिया के अंदर ही हुई हैं। मतलब बायर भी इंडिया, सेलर भी इंडिया। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए
तो ये था मेरा सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 4 की भी वही लाइन बिल्कुल ऐसे ही है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अच्छा, ये सेक्शन सख्त मना करता है, कहता है अगर आप कौन है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, अगर आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैं तो हम आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्या, कि ना तो आप एक्वायर कर सकते हैं मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ना ही आप होल्ड कर सकते हैं अपने पास, ना ही आप ओन कर सकते हैं, ना ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। किस चीज को, ना फॉरेन एक्सचेंज को, ना फॉरेन सिक्योरिटी को, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तीनों चीजों पर रोक लगा दी इसने। किस किस पर, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन तीनों के ऊपर रोक लगा दी। किसने रोक लगाई, सेक्शन नंबर 4 ने। सेक्शन नंबर 4 के अंदर भी बट शुरुआत में क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो यानी कि अगर एक्ट में कुछ और लिखा होगा तो वो लगने लग जाएगा। तो क्या एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है। तो फिर इस सेक्शन की बहुत ज्यादा महानता नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस आगे चलकर आती हैं। तो फिलहाल ये था मेरा सेक्शन नंबर 4। उसके बाद मैं आता हूं क्यू एक्ट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। देखो जी, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वैसे तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है ऊपर चल के, जो कहता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड इट इंक्लूड्स, जो इसमें इंक्लूजन भी देखे हमने वो तो है ही है, बट देयर आर सर्टेन सेवरल अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन व्हिच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रेगुलेशंस। तो ये कुछ रेगुलेशंस है जहां पर हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस डिफाइन हैं, और टोटल मिला के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे जितनी भी रेगुलेशंस हैं उन्होंने टोटल मिलाकर 3 शेड्यूल दिए हुए हैं। शेड्यूल 1 वो ट्रांजैक्शन बताता है जहां पर हम फॉरेन एक्सचेंज को यूज नहीं करने देंगे। ध्यान रखना, ये वो शेड्यूल है जो बताता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज यूज नहीं करने देंगे। फिर आता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में टोटल 8 ट्रांजैक्शन आती हैं। फिर आता है शेड्यूल 2 जो कहता है अगर आप यहां पर फॉरेन एक्सचेंज यूज करना चाहते हो इन कामों के लिए तो फिर आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। फिर आता है शेड्यूल 3 जो कहता है कि भैया हम एक लिमिट दे रहे हैं जिन्हें कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिस लिमिट के अंदर आप $2.5 लाख पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर एक साल में कुछ सर्टेन कामों के लिए यूज कर सकते हो। तो वो है शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में वो क्यूएट हैं जो मना है, आप इनको कर ही नहीं सकते। शेड्यूल 2 में अलाउ है बट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ। शेड्यूल 3 में अलाउ है $2.5 लाख पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उससे ऊपर आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। तो शेड्यूल 1 में टोटल मिला के 8 ट्रांजैक्शन है, बट इन 8 के अलावा 2 और ट्रांजैक्शंस के लिए नोटिफिकेशंस हैं। वो 2 ट्रांजैक्शन है ये रही। पहली ट्रांजैक्शन विजिट टू नेपाल और भूटान, और दूसरी ट्रांजैक्शन कोई भी एनी ट्रांजैक्शन विद द पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान। तो पहली ट्रांजैक्शन जब आप विजिट करते हैं नेपाल और भूटान का, और दूसरा अगर नेपाल और भूटान के कुछ लोगों से अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उनसे इंपोर्ट किया और बदले में डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हो, नहीं करने देंगे। यानी कि पहली बात, आप नेपाल और भूटान में विजिट कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, आईएनआर में पे करो, इंडियन रुपीस में पे करो, ये दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, डॉलर्स ले जाने नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे डील कर रहे हो तो पेमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी माल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर जो पेमेंट होगी वो इंडियन रुपीस में लेना, डॉलर्स में नहीं। यानी कि इन दोनों कंट्रीज से डॉलर्स में या फिर अदर देन आईएनआर डील करने की परमिशन आपको नहीं है। इसके अलावा ये दोनों तो रेगुलेशन है, आरबीआई की रेगुलेशन है, बट उसके अलावा 8 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जहां पर मना किया गया है कि हम आपको फॉरेन एक्सचेंज यूज यहां पर इन 8 जगह पर नहीं करने देंगे। अब वो कौन कौन सी 8 जगहें हैं, चलिए देखना शुरू करते हैं वो 8 ट्रांजैक्शन कैसी हैं। पहला, रेमिटेंस आउट ऑफ द लॉटरी विनिंग। मान लीजिए आप इंडिया में आए, इंडिया में आके आपने लॉटरी खेली और लॉटरी में आपका इनाम निकल गया, तो भैया ये आपका लक नहीं है, ये हमारे देश का लक है, और हमारे देश का लक होने के कारण अब जितना भी अमाउंट आपने जीता है उसे यहां पे स्पेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट इंडिया से बाहर नहीं ले जाने देंगे। दूसरा, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा और एनी अदर हॉबी। रेसिंग हो, राइडिंग हो, गैम्बलिंग हो, इनसे होने वाली इनकम आप विदेश नहीं ले जा सकते, यहीं खर्च करो। तीसरा, रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ द लॉटरी टिकट। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो हनीमून मनाने के लिए लॉस वेगस। अब लॉस वेगस गए, आपने कहा जी हम वहां पे जुआ खेलेंगे,
गैम्बलिंग करेंगे, लॉटरी करेंगे? नहीं कर सकते। ना आप लॉटरियां खरीद सकते विदेशों में जाकर, ना ही आप कोई बैंड मैगजीन खरीद सकते हैं, ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब्स के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, मतलब इसे हम कहते हैं फुटबॉल पूल्स, और ना ही आप किसी वेबसाइट जो कि रमी खिलाती है उन रमी खिलाने वाली वेबसाइट पे पैसा लगा सकते हैं, मतलब स्वीप स्टिक्स कहते हैं इसे, तो ये काम भी मना है। तो आप हमारे डॉलर्स का यूज या हमारी फॉरेन एक्सचेंज का यूज इन कामों के लिए नहीं कर सकते। अगला पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, वो समझना जी, कि मान लीजिए आपका कोई जॉइंट वेंचर है, आपका कोई जॉइंट वेंचर है विदेशों में, या फिर आपकी कोई होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, आपने उसे क्या किया, एक्सपोर्ट किया। लो जी, एक्स लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया होली ओन सब्सिडरी कंपनी को अपनी, और अब जब एक्सपोर्ट किया तो बदले में फॉरेन एक्सचेंज आनी चाहिए थी, नहीं आई। उन्होंने क्या दिया, अपने आप को अपने इक्विटी शेयर्स दे दिए, यानी कि पैसा आना चाहिए था, आया नहीं है, बदले में इक्विटी शेयर्स आ गए हैं। और आपको फॉरेन एक्सचेंज लानी चाहिए थी, वो तो ला नहीं पाए, बदले में आप कमीशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कमीशन इस ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन अलग दे रहे हैं। लॉ कहता है खुदा का खौफ करो, यहां पर फॉरेन एक्सचेंज आनी चाहिए थी, आई नहीं, क्योंकि आपने बदले में इक्विटी ले ली, और इस ट्रांजैक्शन के बदले में आप एक्सपोर्ट पे कमीशन अलग दे रहे हैं, प्रोहिबिटेड है। तो पेमेंट ऑफ कमीशन इन फॉरेक्स ऑन द एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर या फिर होली ओन सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद फिर आगे आते हैं, मान लीजिए कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट लगती है। अब ये डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है, देखो जी, ये हमें सबसे बड़ी सीख तब मिली थी जब हमारी कंपनी देश की थी हच, उसे विदेशी कंपनी वोडाफोन ने टेक ओवर किया था। अब वोडाफोन ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट यहां पर हज को एक्वायर करने के लिए लगाई थी, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक साल के लिए वोडाफोन एक साल के अंदर ही निकाल के ले गया था, मतलब इतना प्रॉफिटेबल सौदा हुआ था वोडाफोन के लिए। ओके, ये और बात है कि हमारे यहाँ की रिलायंस ने बदला ले लिया और वो डुबाई दिया वोडाफोन को, इसके साथ धुन भी पिक गया, मतलब वो आइडिया भी डूब गया। चलो जी, क्या अब क्या कर सकते हैं। तो हम हुआ क्या, तो ये जो इंसिडेंस हुआ, इसके बाद भारत सरकार ने एक रिक्वायरमेंट लगा दी डिविडेंड बैलेंसिंग की, जो कहती है कि देखो जी, जो भी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाए थे उसके बराबर का पैसा आप अगले 7 साल तक इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते, अगले 7 साल तक। यानी कि इंडिया के बाहर डिविडेंड आप 7 साल तक जितनी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। मतलब अगर आज के बाद कोई कंपनी इंडिया में आती है, गूगल अगर मान लीजिए, या गूगल या कोई और कंपनी मान लीजिए, अब जैसे इंडिया में आई, मान लीजिए $1 लाख इन्वेस्ट किया, तो अगले 7 साल का डिविडेंड $1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड बैलेंसिंग। इससे ऊपर की फॉरेन एक्सचेंज हम नहीं जाने देंगे। उसके बाद कहता है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। रूपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है? ये बहुत पुराना रूट है, बट आज भी चल रहा है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल एक जमाना था जब इंडिया के बिजनेसमैन क्या करते थे कि इंडिया की इकोनॉमी पे उनको विश्वास नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि जब रशिया वगैरह में माल जाता था हमारा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते थे रशिया को खाने पीने की चीजें, तो वहां से जब पेमेंट आती थी तो वो पेमेंट वो वहीं के वहीं पहुंचा देते थे कोई एसेट खरीदने के लिए, इंडिया में नहीं आते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत तब ज्यादा था। आज की डेट में तो अब ये सीन पूरे पलट चुके हैं, आज की डेट में ऐसा नहीं है। और आज की डेट में रशिया जो है हमारे हाथ जोड़ता है कि भाई गैस ले लो, पेट्रोल ले लो, डिस्काउंट ले लो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है और भ्रष्टाचार में भयंकर रूप से कमी आई है आज की डेट में। खैर, तो अब हुआ क्या, मगर ये पुराने समय के एग्रीमेंट बने हुए हैं कॉल्ड एज यूपी स्टेट क्रेडिट रूट। अब इसमें होता क्या था कि भारत सरकार ने रशियन गवर्नमेंट को कहा, देखो जी, तुम्हारे यहाँ भी प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार की, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो एक काम क्यों ना करें कि जब हमारा बिजनेसमैन वहां पर एक्सपोर्ट करेगा रशिया के अंदर, तो तुम्हारा जो पेमेंट है वो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर का नाम ना मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में डलवा देना। मतलब रशियन इंपोर्टर पेमेंट इंडियन एक्सपोर्टर को नहीं करेगा, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में करेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके इक्विवेलेंट उठा के INR उठा के इस एक्सपोर्टर को दे देगी। अब होगा क्या, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा गया। सिमिलरली यहां पर रशियन एक्सपोर्टर ने कोई माल बेचा इंडियन इंपोर्टर को, तो यहां पर इंडियन इंपोर्टर पेमेंट जो है रशिया के अकाउंट में करेगा। तो यहां पर रशिया का अकाउंट हम भारत सरकार मेंटेन कर रही है, भारत सरकार का अकाउंट रशिया मेंटेन कर रहा है। ईयर एंड पे दोनों अकाउंट को सेटल कर देंगे, या तो इंडिया ने देना होगा या लेना होगा। अगर लेना है तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता है, और देना है तो वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। बट ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो आपके सिलेबस में नहीं है। बट ले देकर मुझे एक बात बताना, अगर इंडियन एक्सपोर्टर ने
अगर एक्सपोर्ट किया तो क्या फॉरेन करेंसी आई? नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा, फॉरेन करेंसी तो नहीं आई क्योंकि इसको आईएनआर में पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट है रशिया के साथ, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट कहते हैं इसे। तो अब होगा क्या कि इस जब फॉरेन एक्सचेंज आई नहीं और बदले में आप कमीशन पे कर रहे हो डॉलर्स में, तो ये तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज आना तो दूर चला, अलग गया, तो फिर इसलिए कमीशन को डिसअलाउ कर दिया गया। पर बाद में क्या हुआ कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी कंट्रियों से हमें चाय वगैरह पे बहुत ज्यादा कंपटीशन मिल रहा था, तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2 ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन अलाउ किया। कौन कौन सी? टी एंड टोबैको 10% तक की कमीशन आपको अलाउ है, बाकी सब पर रोक लगा दी गई। ठीक है जी, चले। पेमेंट रिलेटिंग टू कॉल बैक सर्विस ऑफ द टेलीफोन, ही आपको सुना होगा कई बार, 1800 ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है ना, टोल फ्री नंबर। अब ये टोल फ्री नंबर की खास बात ये होती है कि जब आप इनको कॉल करते हो तो आपका पैसा नहीं लगता, इनका पैसा लगता है। तो आप इस तरीके की कॉल बैक सर्विस विदेशियों के लिए नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि विदेशियों का पैसा लगने दो ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नंबर पे कोई अमेरिका से कॉल आ रही है तो भारत सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज आती है, समझ गए। परंतु जब आपने इस तरीके की कॉल बैक सर्विस दे दी तो मतलब विदेशों से कॉल आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज आना तो दूर चली, अलग गई, तो फिर तो इसलिए मना है, मना है। सिमिलरली, रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन द फंड हेल्ड इन द नॉन रेजिडेंट रुपी स्पेशल स्कीम अकाउंट, मतलब अगर मान लीजिए कोई इंडिया में सेटल होने के लिए आ रहा है, कोई विदेशी इंडिया में सेटल होने के लिए आ रहा है, अब उसने क्या किया, देखो 2 अकाउंट होते हैं। एक तो आप अपना इंडियन करेंसी में अकाउंट खोलो, विदेशों से आ रहे हो इंडियन करेंसी में अकाउंट खोलो, जब हमेशा के लिए आ रहे हो तो इंडियन करेंसी का अकाउंट खोलो, क्योंकि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देंगे, 7-8% तक जाता है। और एक होता है कि फॉरेन करेंसी में खोले रहो, अगर आपको दोबारा वापस लौटने के चांसेस हैं। तो अगर आपने इंडियन करेंसी में कोई अकाउंट खोल दिया, ठीक है जी, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी मिलेगा ना, वो भी आप विदेशों में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने इसी शर्त पे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया है। ज्यादा इंटरेस्ट देने की एकमात्र शर्त यही तो है कि ये पैसा इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बस इसलिए इस पैसे को विदेश में ले जाना सख्त 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 मना है। फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन पर जिन्हें करने से पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी ट्रांजैक्शन है? देखो जी, आप देख रहे होंगे हर एक ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। बट नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, बस ध्यान रखना। और ये नोट ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए ही लिखा है और आप खतरे में डल जाओगे, नहीं। ये एक्चुअल में सी इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में भी वही करते हैं। क्या लिखा है ये पढ़ो, बोल्ड में, जो जिनका मुंह काला किया हुआ है ध्यान से पढ़ो। Rather than remembering the name of each and every ministry, students may mention it as a approval from central government. That's it. आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन करना है, किसी भी कंसर्न मिनिस्ट्री का नाम मेंशन नहीं करना है। तो यानी कि शेड्यूल 2 के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, उन सब के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अब शेड्यूल 2 में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, जरा गौर कीजिएगा। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, ये रही पहली ट्रांजैक्शन, कल्चरल टूर। मान लीजिए मैं रामलीला के अंदर क्या बनता हूं, मैं रामलीला के अंदर मान लीजिए क्या नाम है, हनुमान जी बनता हूं, ठीक है। तो मैं रामलीला के अंदर हनुमान जी बनता हूं और मेरी पूरी टीम, कोई राम बनते हैं, कोई सीता बनती है। अब हमें ट्रंप ने बुला लिया, उसने कहा रामलीला मेरे यहाँ व्हाइट हाउस में भी करो, हम चले गए। अब हम जा रहे हैं तो कौन से टूर पे जा रहे हैं? कल्चरल टूर पे। तो क्या कल्चरल टूर पे जाने से पहले हमें किससे परमिशन मांगनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर हो गई इतनी बात? सेकंड, एडवर्टाइजमेंट इन द फॉरेन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जो अखबार होते हैं ना, वहां पर अगर आप प्रिंट मीडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो, 4 चीजों को छोड़ दो। कौन कौन सी? प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, पीएसयूज के ऊपर, दोनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि फॉरेन प्रिंट मीडिया में अगर स्टेट गवर्नमेंट तुम या पीएसयू तुम एडवर्टाइजमेंट देना चाह रहे हो, 4 पर्पसेस को छोड़कर। पहला पर्पस, टूरिज्म का प्रमोशन करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिट नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। या इंटरनेशनल, सॉरी मैं 4 बोल गया, 3 है, 3 इंटरनेशनल बिडिंग इनवाइट करना। इंटरनेशनल बिडिंग, मान लीजिए आपके यहाँ का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कहता है कि हमें हुबली रिवर के नीचे से रेल लेके जानी है। अब इसकी एक्सपर्टाइज हमें विदेशों से चाहिए और विदेशों से बिडिंग इनवाइट कर रहे हो। 3 पर्पसेस हो गए, इंटरनेशनल बिडिंग, दूसरा टूरिज्म, और तीसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। इन तीनों के लिए ऐड करना चाहते हो, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं।
बट इन 3 पर्पसेस के अलावा आप कौन है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसके पीएसयूस, ऐड किस में कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में, किस लिए कर रहे हैं, इन 3 पर्पस के अलावा। तो $10,000 तक तो ऐड कर सकते हैं, $10,000 से ऊपर के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, चलिए और आगे। रेमिटेंस ऑफ द फ्रेट ऑफ द वेसल चार्टर्ड बाय द पीएसयूस। रेस्ट्रिक्शंस पीएसयू पे, आप प्राइवेट प्लेयर के ऊपर, टाटा वगैरह के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो देश का बिजनेसमैन को सफर करवाएंगे ना, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। पीएसयूस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो लगभग 80% स्टील जो वहां लगा है वो सेल का है। सेल ने स्टील एक्सपोर्ट किया यूएसए के लिए, शिप हायर किया फॉरेन यूएसए का। क्यों भाई, कमले हो गया, क्या कर रहे हो? जरूरी है विदेशियों को डॉलर्स पहुंचाने थे क्या? भारत की शिपिंग कंपनियां नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, तो भारत की शिपिंग कंपनी हायर करते, इंडियन रुपीस में पेमेंट करते, क्यों डॉलर्स में पेमेंट की है? बट ये रेस्ट्रिक्शंस पीएसयूज के लिए है, पीएसयूज के लिए। तो अगर कोई भी पीएसयू हमारा देश का विदेशी वेसल, विदेशी शिप हायर करता है सामान पहुंचाने के लिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो कि ऐसे क्या आग लगी हुई है तुम्हें। थर्ड, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफ पीएसयूज ऑन द सीआईएफ बेसिस। सीआईएफ का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब हमारे यहां का पीएसयू या हमारे यहां का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विदेशों से माल इंपोर्ट कर रहा है, अब इंपोर्ट कर रहा है भाई, ठीक है, वहां के इंपोर्टर ने, एक्सपोर्टर ने माल उठा के शिप पे लदवा दिया, फ्रेट का खर्चा तो इंडियन कंपनी को दे दे, इंश्योरेंस तो इंडियन कंपनी से करा ले, परंतु तुमने फ्रेट भी विदेशियों को दिया, इंश्योरेंस भी विदेशियों को दिया, और आप हो कौन? आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या पीएसयू है? तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो कि ऐसी क्या आग लगी है तुम्हें, क्या भारतवासियों पे तुम्हें विश्वास नहीं है? चलिए, फिर 5th पॉइंट डिलीट हो चुका है। 6th पॉइंट, कई बार देख रहे होते हो कि गाजा के अंदर अभी युद्ध चल रहा है, अब वहां पे अल जजीरा पहुंचा हुआ है, अल जजीरा जाके वहां के हालात दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि वहां पर बम भी फट रहे हैं, वहां पे बहुत कुछ धमाके हो रहे हैं और भी कुछ हो रहा है, तो फिर क्या हुआ, वहां रिपोर्टर पहुंच गए जी, और या फिर सिमिलरली इजराइल की पोजीशन दिखा रहा है CNN, ठीक है ना, तो दोनों तरफ हालात गड़बड़ चल रहे हैं। तो हुआ क्या कि ये पोजीशन दिखाने के लिए अब हमारे आज तक ने क्या किया, अल जजीरा टीवी का से जो है वो उनका जो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे उससे रेंट पे ले लिया। और कई बार हमारे ऐसे न्यूज चैनल करते हैं तो वहां राइट हैंड साइड पे आ रहा था है कि किसके सौजन्य से, मतलब रेफरेंस फ्रॉम अल जजीरा। खैर, अल जजीरा वैसे हम दिखाते नहीं है क्योंकि चैनल काफी भारत विरोधी है और ये इस लायक भी नहीं है कि इसको दिखाया जाए, मगर फिर भी अब मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। बीबीसी इंडिया, बीबीसी हिंदी, अगेन ये चैनल, अगेन जितने ब्रिटिश चैनल है ना, इन्होंने सिर पे तिलक लगाए हुए हैं कि भाई जब भी करेंगे भारत की विरोधी बात करेंगे, मतलब ये कभी भारत के लिए सीधी बात करते नहीं, इंक्लूडिंग इनका प्रिंट मीडिया, चाहे वायर हो चाहे और भी जितने भी प्रिंट मीडिया हो, भाई सब कस्में खाई हुई है। मैं तो इनके जो विदेशी प्रिंट मीडिया ना, द टेलीग्राफ, द वायर, इनमें कभी भारत के लिए अच्छी न्यूज सुनी नहीं। हम अगर चांद पे पहुंच जाएं तो ये कहेंगे हमने ना इतने पैसे दिए हैं तुम्हें, तो वो पैसे हमें दे दो। अबे नालायक के बच्चों, तुमने जितना हमें लूटा यहां से 200 साल तक, वो अगर तुम वापस देने लग गए तो तुम सब रोड पे आ जाओगे, बदिया हमसे मांग रहे हैं पैसे, बताओ। तो हुआ क्या कि अगर मान लीजिए हमारे न्यूज चैनल विदेशी न्यूज चैनल्स का रेफरेंस देके कोई क्लिप चलाते हैं तो फिर उसके बदले में हायर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्यों किस लिए, ठीक है ना। वैसे तो आजकल हमारे पास कई ऐसे चैनल हैं जहां पर जैसे वियोन हो गया, या फिर जहां पर अभी वो उपाध्याय मैडम पहुंची हुई है, कौन सा है पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर इट, तो आजकल तो हमारे चैनल ही हर जगह पहुंच जाते हैं। बट फिलहाल अगर हमने विदेशियों से उनके चैनल लिए और उनको रेंट पे कर रहे हैं तो पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिलहाल और आगे आते हैं, हाँ जी, डिटेंशन चार्जेस। देखो जी, ये 2008 की घटना है जब यूएस इकोनॉमी रिसेशन के अंदर चली गई थी ना, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मान लीजिए जो अमेरिका में इंपोर्टर बैठा है उसने माल मंगाया, जब तक माल पहुंचा तब तक वो इंसॉल्वेंट हो गया बंदा।
अब पैसे थे नहीं, तो फिर जो कंटेनर अमेरिका पहुंचे हुए थे वो वहीं अमेरिका पे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वापस बुलाने में इतना ज्यादा फ्रेट लग रहा था कि एक्सपोर्टर ने कहा मैं वैसे ही तबाह हो जाऊंगा अगर मैंने माल वापस मंगा लिया तो अब क्या करें, वहीं पड़ा रहने देते, देखते कोई ना कोई तो ग्राहक मिलेगा। पर जब तक ग्राहक नहीं मिलेगा तब तक इनका क्या करें, तब तक इनको पोर्ट पे जब्त कर लिया जाता है कस्टम अथॉरिटी के द्वारा। फिर अगर मान लीजिए कोई ग्राहक मिल गया तो आपको कस्टम अथॉरिटी से छुड़ाना पड़ता है। इसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते थे, डिटेंशन चार्जेस। अब अमेरिका वाले मन माफिक चार्जेस लगा रहे थे, तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं, हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने यूएस सरकार से बात की और एक चार्जेस फिक्स किए गए, तो प्रिस्क्राइब चार्जेस लगा दिए गए। अब अगर आप उन प्रिस्क्राइब चार्जेस तक अपने कंटेनर को छुड़ाने का पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ऊपर पे कर रहे हैं तो पहले हमें बता दो कि क्यों पे कर रहे हो। ठीक है, चलिए। तो रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। फिर उसके बाद रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ द P&I क्लब। अब ये प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी क्लब है, ये कहां पर है? सिंगापुर में। हर वो कंपनी जो कि मैरीन इंश्योरेंस करती है वर्ल्ड वाइड, वो इसकी मेंबर होना जरूरी है। जैसे एक है ना यूएन, तो मतलब होता है कि हर देश इसका मेंबर है, ऐसे P&I क्लब, ऐसे ही हर इंश्योरेंस कंपनी इसका मेंबर होती है। तभी लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जी, इस कंपनी के थ्रू मैरीन इंश्योरेंस कराते हैं, बिकॉज दिस इज द राइट चॉइस बेबी। आहा, ठीक है ना। तो अगर तो वो हमारी कोई भी मैरीन इंश्योरेंस कंपनी जब इसकी मेंबरशिप पे करेगी तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेने चाहिए। अच्छा, हम नॉर्मली इन ट्रांजैक्शन को गो थ्रू करके ना अपना कंधा ऊपर कर लेते हैं कि भाई अब हमने सारी ट्रांजैक्शन कर ली। सवाल आता है इन 2 नोट्स के ऊपर, तो बस वहां जाके फिर हम टीचर को देते हैं वेज नॉन वेज कि क्या करा दिया, क्यों छुड़वा दिया। अबे छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। क्या कहता है? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर ऊपर दिए गए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो, कहां से? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी RFC या फिर EEFC एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से। 2 अकाउंट हैं, RFC अकाउंट या EEFC अकाउंट। अगर आप इन अकाउंट्स के बारे में, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो कल मैं आपके टेलीग्राम चैनल्स पर एक क्लिपिंग अपलोड करवा दूंगा, बट मगर वो आपके सिलेबस में नहीं होगी, केवल सामान्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि ये डिफरेंट अकाउंट्स हो सकते हैं। चाहे 2 की स्पीड पे सुन लेना, ठीक है, मगर सामान्य ज्ञान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी फिलहाल। अच्छा, ये नोट हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो आज एक काम करते हैं, ये हमारी फेमा की क्लास नंबर 1 है, यहां पर यहीं पर ही खत्म करते हैं। ये हमारा फेमा अब खत्म होता है। अच्छा, इसी फेमा के नीचे मैं आपको एक PDF का लिंक दे दूंगा और जिसके अंदर फेमा के ऊपर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो इस वाली क्लास में नहीं, सेकेंड क्लास के बाद दूंगा, जो परसों होगी। वहां पर सेकंड क्लास के अंदर मैं लिंक दे दूंगा जिसके अंदर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे के सारे दिए होंगे और फेमा के ऊपर। तो प्लीज उन क्वेश्चंस को जरूर 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 कर लेना और उन क्वेश्चन के डिस्कशन भी मैं साथ में वहीं पे वीडियो में दे दूंगा आपको। ठीक है जी, तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 1। हम मिलेंगे वीडियो नंबर 2 के साथ जहां पर फेमा खत्म हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।